19 नवंबर को संभल के चंदौसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका और फिर उस पर आए आदेश के बाद शुरू हुए सर्वे विवाद ने 24 नवंबर को हिंसा का रूप लिया और आहिस्ता आहिस्ता शांत होती हिंसा की आग को एक ओर जहां पुलिस और प्रशासन ठंडा कर हिंसा को भड़काने वालों तक पहुंचने में लगे हुए हैं और कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी सपा सांसद के इलाके की छानबीन की जा रही है, तो वहीं संभल के अलावा भी कभी बदायूं, कभी फतेहपुर तो कभी अजमेर शरीफ का मामला सामने आ रहा है, जिसके जरिए सस्ती लोकप्रियता की चाह रखने वाले अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आग सुलगाने की कोशिश में अब भी लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको एक मामले से बिल्कुल अनजान रखने में भी लगे हुए हैं कुछ सियासी लोग, जिन्हें फिक्र है तो बस अपने सिंहासन को पाने की और अपनी दाल गलाने की, न कि देश या प्रदेश की बहुसंख्यक जनता की उन्हें तनिक भी चिंता है। संभल, बदायूं, फतेहपुर, महाराजगंज या यूपी के किसी भी जिले में जब अदालत का दरवाजा खटखटाकर किसी स्थान जैसे मस्जिद या दरगाह का सर्वे करने की याचिका डाली जाती है और कोर्ट उस याचिका को स्वीकार कर सर्वे कराने का आदेश भी दे देती है, तो विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से तमाम बयानबाजियां की जाती हैं और संविधान व कानून की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन यही विपक्षी दलों के नेता जो आज भी सदन में हंगामा कर जनता के साथ छलावा करते हुए सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं, वही नेता वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जाई जा रही संपत्तियों के बारे में एक शब्द भी बोलना अपनी तौहीन समझ रहे हैं और वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये पर न तो कानून की बात करते हैं, न तो कानून की दुहाई देते हैं, न तो संविधान की दुहाई देते हैं और न ही उन किसानों की जमीनों के बारे में कोई चर्चा की जाती है जिनकी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल यह पूरा मामला है महाराष्ट्र का, जहां अभी हुए विधानसभा के चुनाव में सीएम योगी और भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने कमाल दिखाते हुए एनडीए को बहुमत हासिल कराने में काफी सहायता की, तो वहीं महाराष्ट्र के किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड कब्जाने की फिराक में बैठा हुआ है और उस पर अपना दावा भी ठोक चुका है। दरअसल महाराष्ट्र के लातूर में रहने वाले 103 किसानों को महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने नोटिस भेजा है और इस नोटिस के आधार पर किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी लगभग 300 एकड़ की खेती की जमीन को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड कब्जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इन मामलों की 2 सुनवाई भी पूरी हो चुकी है, यानी 2 बार इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है और अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते यानी 20 नवंबर को होनी तय की गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों का कहना है कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है, बल्कि इन किसानों की ही पुश्तैनी जमीन है और वो कई पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करते हुए चले आ रहे हैं। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार भी किसानों ने लगाई है। एक और जहां किसान महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड पर उनकी पुश्तैनी जमीन कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी ने इससे साफ तौर पर इनकार किया है। उनके अनुसार वक्फ बोर्ड की ओर से किसी को भी नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही किसी की जमीन पर दावा किया गया है। हां, लेकिन एक शख्स ने ट्रिब्यूनल में अपील की है और सिर्फ उसे नोटिस भेजा गया है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तो किसानों के आरोप से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, मगर किसानों का दर्द इसकी सच्चाई बयां कर रहा है जिसकी नोटिस वो साफ तौर पर सभी को दिखा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड की ओर से न सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों की जमीन पर दावा ठोका गया है, बल्कि इससे पहले कर्नाटक में भी पूरे के पूरे गांव को भी कब्जाने का मामला सामने आ चुका है। वहीं इसके अलावा यह बात भी अब सामने आ रही है कि वक्फ बोर्ड न सिर्फ किसानों की जमीनों, गांवों, मंदिरों और लुटियंस जोन इलाके पर अपना कब्जा कर रहा है, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी लगभग 250 संपत्तियों पर भी वक्फ बोर्ड अपना कब्जा जमाए बैठा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 250 संपत्तियों पर इस समय वक्फ बोर्ड का कब्जा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर महीने में जब वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर चर्चा हुई
और जेपीसी की चौथी बैठक हुई थी तो एएसआई की ओर से उस बैठक में पहले अपनी 120 संपत्तियों के बारे में बताया गया था जिस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा रहा है। लेकिन इसके बाद जब एएसआई ने अपना इंटरनल सर्वे कराया तो वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जाई गई एएसआई की संपत्तियों की संख्या 250 हो गई है। ये वो संपत्तियां हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास की परिचायक हैं और इतिहास का गवाह देती हैं। इनमें से कई स्मारक तो ऐसे भी हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड ने एक तरफा मनमाने ढंग से अपनी संपत्ति के रूप में रजिस्टर तक करा लिया है। साल 1995 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति या इमारत को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार दे दिया गया था, जिसका फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड एक तरफा एएसआई की संपत्तियों पर भी दावा करता रहा है और साथ ही उस पर कब्जा भी करता है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला की जामा मस्जिद, दिल्ली के ही आरके पुरम में बना छोटी गुमटी मकबरा, हौज खास मस्जिद और ईदगाह तक भी इस एएसआई की संपत्ति में शामिल हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा किया हुआ है। वहीं इसके साथ ही अन्य पुरानी संपत्तियां भी इनमें शामिल हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि एएसआई इस मुद्दे को संयुक्त संसदीय समिति के सामने भी रखेगा। वक्फ बोर्ड सिर्फ एएसआई की संपत्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वहां तक रुका ही नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड समुद्र के किनारे की भी जमीनों पर कब्जा जमाने लगा है। जी हां, केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम में 404 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। खबरों के अनुसार अरब सागर के किनारे बसे इस इलाके में लोगों ने फारूक कॉलेज प्रबंधन से जमीनें खरीदी थी, लेकिन आगे चलकर साल 2019 में वक्फ बोर्ड ने लोगों द्वारा खरीदी गई जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए उसे अपनी संपत्ति के रूप में रजिस्टर करा लिया और अब इस जमीन पर वो बरसों से बसे परिवारों को वक्फ बोर्ड यानी कि पूरी तरीके से यहां से बेदखल उन परिवारों को करना चाहता है जो इन जमीनों पर बसे हुए हैं। इसके साथ ही कर्नाटक के मैसूर में भी लोग वक्फ के दावे से परेशान हैं। मैसूर के मुनेश्वर नगर में वक्फ बोर्ड ने 101 संपत्तियों पर अपना दावा ठोका हुआ है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पर मालिकाना हक जताते हुए 101 परिवारों को नोटिस तक जारी कर दिया है। यानी वक्फ बोर्ड को 1995 में कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई अत्यधिक शक्तियां अब देश के लिए ही घातक साबित हो रही हैं। वहीं इसी वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने और वक्फ बोर्ड की कार्रवाइयों और संपत्तियों के ब्यौरे को भी सबके सामने पारदर्शी रूप से रखने के लिए ही केंद्र सरकार की ओर से लगभग 40 संशोधनों के साथ लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम को पास कराने की योजना बनाई गई है ताकि वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। मगर आज भी विपक्ष में बैठी इंडी गठबंधन, खासकर कांग्रेस, जिसके सांसद राहुल गांधी मूल मुद्दे पर तथ्यात्मक रूप से संसद में अपनी बात कहने की बजाय हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पूरी की पूरी कांग्रेस सदन में बैठकर बहस करने की बजाय बवाल कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर बने पुराने और नए कानून में मूलतः अंतर क्या है। वक्फ बोर्ड को लेकर बने पुराने कानून में सेक्शन 40 के अनुसार रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, न कि किसी अन्य कोर्ट में उसकी कोई सुनवाई की जाएगी। यानी किसी संपत्ति पर अगर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर लिया है और कोई व्यक्ति कहता है कि यह संपत्ति मेरी है, तो उस संपत्ति पर दावा करने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाने का रास्ता पुराने कानून के अनुसार है, बल्कि वो कहीं भी यानी सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए नहीं जा सकता। इसके अलावा इसके अंतर्गत अगर वक्फ ट्रिब्यूनल किसी विवादित मामले पर अपना फैसला सुना देता है तो वही फैसला अंतिम व सर्वमान्य हो जाता है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहीं इसके साथ ही अगर किसी जमीन पर कोई मस्जिद बनी है या फिर कोई जमीन इस्लामिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है या फिर उस जमीन पर एक कब्र ही क्यों ना बनी हो, यदि ऐसा होता है तो भी वो स्वतः वक्फ की संपत्ति हो जाती है। यानी कि पूरी की पूरी तरीके से वक्फ अपनी दादागिरी को दिखाता है और वक्फ बोर्ड उसी दादागिरी के बल पर जमीनों पर कब्जा करता जा रहा है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड को लेकर बने पुराने कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जाता है और न ही उनकी एंट्री कराई जाती है। जबकि
अगर नए वक्फ संशोधन अधिनियम की बात करें यानी नए वक्फ बिल की बात करें तो इसके अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जाई गई जमीन पर दावा करने वाला वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। यानी कि अगर संपत्ति कोई भी है जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर लेता है तो उस जमीन के जो दावे किए गए हैं या उस पर जो वक्फ बोर्ड का कब्जा किया गया है उसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना चाहता है तो वहां भी कर सकता है, लेकिन उसके अलावा हाई कोर्ट तक भी जा सकता है। इसके अलावा इस संशोधन अधिनियम के पास होकर कानून बनने के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकेगी। यानी ट्रिब्यूनल के फैसले को ही अंतिम व सर्वमान्य समझने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सिर्फ किसी जमीन पर मस्जिद बनी होने के नाते जो वक्फ बोर्ड पुराने कानून के अनुसार अपना अधिकार जमा लेता था, वही नए संशोधन के अनुसार जबरन कब्जा नहीं कर सकेगा। इस नए संशोधन के अनुसार वक्फ बोर्ड को जब कोई अपनी इच्छा से अपनी जमीन दान करेगा तभी उस अवस्था में या उस परिस्थिति में वक्फ बोर्ड उस संपत्ति पर अपना कब्जा कर पाएगा। वहीं इसके साथ ही नए संशोधन अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों के साथ ही अन्य धर्मों के भी 2 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। यानी कुल मिलाकर वक्फ की मनमानी को बंद करने और साथ ही मुस्लिम समाज के सभी तबकों की सहभागिता को बराबरी से वक्फ बोर्ड में शामिल करने और उसे बढ़ाने के उद्देश्य से इस नए वक्फ संशोधन अधिनियम को कानून बनाने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन विपक्ष, विशेषतः कांग्रेस के हंगामे के आगे संसद की कार्यवाही भी लगातार बार-बार स्थगित करनी पड़ रही है। फिलहाल वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जेपीसी की 8 बैठकें हो चुकी हैं। वहीं 8वीं बैठक में 28 नवंबर को जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट 2025 के बजट सत्र के अंतिम दिन तक पेश करने की बात कही गई है। वक्फ बोर्ड के बढ़ते मनमाने रवैये और राहुल गांधी व कांग्रेस की ओर से संसद में बार बार किए जा रहे बवाल पर आप सबका क्या विचार है? क्या वक्फ द्वारा जो संपत्तियां कब्जे में ली जा रही हैं उस पर वाकई में बुलडोजर एक्शन की जरूरत है? इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।